Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is human system. In the last video we had discussed about the various glands which is present in our body. ठीक है, सो जो कि किस में यूज़ हो रही थी, डाइजेशन में यूज़ आ रही थी. ठीक है, इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द फूड. हमने ऑर्गन्स देख लिए, हमने डाइजेशन देख लिया और ग्लैंड्स भी देख लिया कि कैसे ये काम करते हैं. अब हमें फिजियोलॉजी देखनी है किसकी, डाइजेशन की, कि एक्चुअल में डाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे उसकी फिजियोलॉजी हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंजेशन. फर्स्ट जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो माउथ में फूड को माउथ में लेना क्या है, इंजेशन है. एंड मैस्टिफिकेशन, माउथ में लेने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज मैस्टिफिकेशन. आफ्टर दैट डाइजेशन स्टार्टेड. इंजेशन के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा किससे, वेरियस ऑर्गन से, लाइक स्टमक, इसोफोगस, माउथ, है ना, और वेरियस जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनसे भी डाइजेशन होगा. आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन विल अकर. आफ्टर एब्जॉर्प्शन इजेशन विल अकर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इजेशन? जो भी वेस्ट मटेरियल है जो एब्जॉर्ब्ड हो गया वो तो ठीक है, अब जो अनएब्जॉर्ब्ड हुआ है, मतलब जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा. और अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना इजेशन होता है. ठीक है, देन व्हाट इज़ द इसिमिलेशन? जब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना फॉर दी वेरियस फंक्शन, जिससे कि हम वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर सके, उसको असिमिलेशन. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट्स इन डिटेल्स वन बाय वन. सो फर्स्ट इज इंजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंजेशन? Intake of food by mouth is known as ingestion. In the buccal cavity, task of chewing and mixing of food with saliva is performed. अब हमें पता है कि इंजेशन में जब फूड माउथ में जाता है तो उसके बाद उसकी मैस्टिफिकेशन होती है. मैस्टिफिकेशन होने के बाद वो सलाइवा में जाके मिक्स होता है. सलाइवा में मिक्स होने के बाद सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं और म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है, वाटर भी प्रेजेंट रहता है. तो ये सब मिलकर फूड को क्या बना देते हैं, स्टिकी बना देते हैं. हमने म्यूकस का वर्क देखा था ना, म्यूकस क्या कर रहा था, फूड को स्टिकी बना रहा था, और वो स्टिकी होने की वजह से पूरा एक बॉल फॉर्म हो जाती है. उस बॉल को क्या बोला है, बोलस बोला है. ठीक है, द सलाइवा हेल्प टू एग्रीगेट विच ईच अदर एंड फॉर्म बोलस. ओके, नेक्स्ट द बोलस ट्रांसफर टू द फेरिंग्स. जो बोलस है वो बकल कैविटी से किस में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी. नाउ फेरिंग्स टू द इसोफोगस. अब फेरिंग्स से इसोफोगस में जाएगी. एंड देन बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट ट्रांसफर टू द स्टमक. पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होता है, हमने देखा था, दिस इज द इसोफोगस. Then esophagus is continuously contract and relax. The contraction and relaxation of this esophagus is known as peristaltic movement. अब बेसिकली ये इसोफोगस में नहीं होता, कहाँ होता है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, हमने देखा था. ठीक है, सो बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट द फूड विल बी ट्रांसफर टू द स्टमक. आफ्टर गोइंग टू द स्टमक द डाइजेशन स्टार्ट. बेसिकली जो डाइजेशन था वो कहाँ स्टार्ट हो गया था, माउथ में स्टार्ट हो गया था. और माउथ में डाइजेशन किसकी वजह से हुआ था, सलाइवा की वजह से हुआ था. और सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है एंड म्यूकस प्रेजेंट रहता है ना, इसके वाटर भी प्रेजेंट है. इसके लिए जो भी हमने इक्वेशन लिखी थी, टाइमिंग की इक्वेशन लिखी थी हमने, वो आपको यहाँ लिखनी है. मैंने स्पेस छोड़ रखी है, आपको यहाँ लिखनी है. अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है राइट द फिजियोलॉजी ऑफ द फूड और डाइजेशन ऑफ द फूड, तो आपको ये सब लिखना है. ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं राइट द फंक्शन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द डाइजेशन, तो आपको ये पूरा लिखना है. अगर आपसे फंक्शंस पूछ लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या क्या फंक्शन करती है, तो बेसिकली हमने हर ग्लैंड के नीचे एक एक इक्वेशन लिखी थी, उन इक्वेशन को आपको राइट डाउन करना होगा. ठीक है, सो डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होगा, माउथ में. माउथ में सलाइवा की वजह से होगा और सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम टाइलिन बोलते हैं. तो टाइलिन की वजह से फूड का
क्या हो जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा। हमने वहाँ भी बोला था कि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा, आधा डाइजेस्ट होगा, पार्शली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेशन इन स्टमक। अब ये स्टमक में आया था, तो स्टमक में आने के बाद डाइजेशन किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ गास्ट्रिक जूस, एंड इन द गास्ट्रिक जूस द HCl इज प्रेजेंट, पेप्सिन इज प्रेजेंट, एंड ऑल्सो द रेनिन इज प्रेजेंट, एंड म्यूकस इज ऑल्सो प्रेजेंट। HCl क्या करता है, मेक्स द फूड एसिडिक। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, बट इसकी एक कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी कि फूड एसिडिक होना चाहिए, और फूड को एसिडिक कौन करता है, HCl करता है। और उस HCl से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस करता है। जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग किसकी बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है, जो हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जो स्टमक है वो फ्लेक्सिबल है, वो भी क्या करेगा, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करेगा, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो फर्दर चर्निंग ऑफ द फूड, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे फूड की क्या होगी, चर्निंग होगी, एंड मिक्सिंग ऑफ गास्ट्रिक जूस। जो गास्ट्रिक जूस उसके अंदर प्रेजेंट था, किसके अंदर, स्टमक के अंदर, वो भी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। नाउ इट इज नोन एज काइम। अब ये जो पूरा मिक्सचर बन गया स्टमक के अंदर फूड का और गास्ट्रिक जूस का, उसको क्या नाम दिया है, काइम नाम दिया है। उसके लिए जो 2 इक्वेशन आएगी वो यहाँ आएगी, मतलब हमने जो ग्लैंड्स पढ़ी थी गास्ट्रिक जूस में, गास्ट्रिक ग्लैंड जो पढ़ी थी उसमें गास्ट्रिक जूस के जो फंक्शन पढ़े थे, वो दोनों के दोनों फंक्शन आपको यहाँ राइट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन डुडेनम। डुडेनम क्या था, ये हमारा स्टमक था, ठीक है। इस स्टमक से निकलकर ये जो स्टमक का टर्मिनल पार्ट था ये क्या था, डुडेनम था, और ये डुडेनम किसका था, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट एंड स्टमक का टर्मिनल पार्ट इज नोन एज डुडेनम। तो डुडेनम में फूड जाएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ होता है, डुडेनम में होता है, ठीक है। सो डुडेनम में अब डाइजेशन कैसे होगा, बाय बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर। हमें पता है लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस। बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, एंड बाइल जूस क्या करता है, उसको एल्केलाइन बनाता है, किसको, फूड को एल्केलाइन बनाता है। अब इसने फूड को एल्केलाइन भी बना दिया, तो उसके लिए ये जो इक्वेशन थी वो याद आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या थी, इमल्सिफाइड फूड एंड एल्केलाइन फूड एंड एल्केलाइन। तो ये वाले जो फूड है, अब ये फूड क्या जाएंगे, पेनकिरास में जाएंगे। तो पेनकिरास में मेनली 2 एंजाइम प्रेजेंट थे, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जो क्या करेंगे, फैट को फैटी एसिड, मतलब पूरी तरह से फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फैटी एसिड तो पूरा सिंपलर फॉर्म हो गया, लेकिन उसके कुछ फॉर्म मतलब डाइजेस्ट कर लेंगे, किसका, इमल्सिफाइड फैट का। तो जो पेनकिरास है किस में हो रहा है, ये सब डुडेनम में हो रहा है। बाय पेनकिराटिक जूस सेक्रेटेड बाय द पेनकिरास हेल्प इन द डाइजेशन, ठीक है। तो ये जो पेनकिरास में जो जूस सेक्रेट हो रहा है वो किस में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और लीवर में कौन सा जूस सेक्रेट हो रहा है, बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है, जो किस में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और ये सब किस में हो रहा है, डुडेनम में हो रहा है। इसके लिए हमने 4 इक्वेशन लिखी थी, वो 4 इक्वेशन आपको यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन जेजुनम। जेजुनम क्या था, जो बीच वाला पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये बीच वाला जो पार्ट था वो क्या था, जेजुनम था। तो यहाँ क्या होता है, जो भी अब अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो भी फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, उन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी उन सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। और इसके लिए हमने 7 इक्वेशन लिखी थी, वो 7 इक्वेशन यहाँ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। नो मेजर डाइजेशन अकर, स्मॉल डाइजेशन बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट हेयर। हमें पता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, बाय बैक्टीरिया, बाय यूजिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, ठीक है। और यहाँ कोई मेजर डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है
Adsorption, the major portion of digested food absorbed by jejunum and then by ileum. जो मेजर पोर्शन है एब्जॉर्प्शन का वो किस में होता है, जेजुनम में एंड इलियम, ठीक है. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर्स को, मिनरल्स को एंड ड्रग्स को, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. Now what is the meaning of the ingestion? Undigested and unabsorbed food stored in the rectum, then ठीक है, and then it is removed from anus. वो रेक्टम में स्टोर रहेगा, उसके बाद वो एनस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिमिलेशन? ब्लड ट्रांसफर ऑल एब्जॉर्ब मटेरियल टू द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट वेयर दे यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है. जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल है उसको, उन सबको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड ले लेगा. और ये जो ब्लड है उन एब्जॉर्ब मटेरियल को किसको ट्रांसफ़र कर देगा, सेल्स को ट्रांसफ़र कर देगा. और सेल क्या करेगा, उनको डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ कर लेगा, ठीक है. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन. यहाँ आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया. नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन सिस्टम समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है. तो क्या होता है कि जब आप फूड इनटेक करते हो, व्हेन यू इनटेक द फूड देन इट ब्रेक डाउन इनटू पीसेस and it will undergo digestion, and after digestion it will undergoes absorption, and after absorption the blood transfer this absorbed material to the cell. यहाँ हमने देखा कि जो ब्लड है वो क्या करेगी, इन एब्जॉर्ब मटेरियल को सेल्स को ट्रांसफ़र कर देगी. तो वैसे ही जब फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड क्या करेगा, उनको सेल तक ट्रांसफ़र कर देगा. अब सेल उनमें से क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल है उनमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसको एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें से किसमें से, एब्जॉर्ब मटेरियल में से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है, थ्रू रेस्पिरेशन. किससे पूरी होगी, थ्रू रेस्पिरेशन. अब ये रेस्पिरेशन कैसे होता है, आपको पता है आप ऑक्सीजन कहाँ से लेते हो, एयर से लेते हो. व्हेन यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन देन इट कम्स इन लंग्स, वो आपके लंग्स में जाएगी. देन लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड में जाएगी. ऑक्सीजन लंग्स में, देन लंग्स से ब्लड में गई. अब ब्लड में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, मतलब उसको कहीं ना कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब्ड हुआ है वो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो वो ब्लड में प्रेजेंट रहती है. तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, वो लंग्स में जाएगी, लंग्स से ब्लड में जाएगी. अब क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन तो ब्लड में चली जाएगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, मतलब वो ब्रीथ आउट हो जाएगी. जिसको आप ब्रीथ आउट करते हो तो वो एयर में चली जाएगी. यानी ऑक्सीजन का इनटेक होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना इज नोन एज रेस्पिरेशन. तो जब कार्बन ऑक्सीजन अंदर चली गई कहाँ, ब्लड में, अब ब्लड उनको क्या करेगा, सेल तक पहुँच जाएगा. ब्लड ट्रांसफर दी ऑक्सीजन टू द सेल, और सेल को क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी. तो इसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. किसकी, सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी ऑक्सीजन की. अब वो इजीली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. अब वो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करके. ऑक्सीडाइज कब होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है. हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा था. ऑक्सीडेशन मीनिंग क्या था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो यहाँ इसको फूड को ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, किसको, सेल को. जो इसने किससे पूरी की, रेस्पिरेशन के थ्रू इसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की. और एक्सपिरेशन कैसे हुआ, ऑक्सीजन लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड में, ब्लड ने सेल को ट्रांसफर किया और सेल ने एनर्जी प्रोड्यूस करी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग दी फूड. सो दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो अब आप ये थ्योरी पढ़ो, आपको इजीली समझ में आएगा. द रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस in which we intake oxygen
to oxidize food and produce energy along carbon dioxide. एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है. इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेज. कौन कौन सी स्टेज हुई? सबसे पहले हमने ब्रीदिंग ली, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जब ऑक्सीजन इनटेक हो गई उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा. और कहाँ करेगा? सेल में करेगा. दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी. नाउ सेल ऑक्सीडाइज द फूड एंड रिलीज एनर्जी विच इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, ये पूरे सिस्टम कैसा हो गया? रेस्पिरेशन का. नाउ वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. So our next topic is human respiratory system. What is the meaning of the human respiratory system? Group of organ which perform the respiration is known as respiratory system. Like हमने digestive system में पढ़ा था, the group of organ which perform the digestion is known as digestive system. Like that, the group of organ which perform the respiration is known as respiratory system. It consists of upper respiratory system and lower respiratory system. upper respiratory system में कौन कौन से पार्ट आते हैं? नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स. मतलब कि यहाँ तक का पार्ट जो है ये क्या है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. लोअर रेस्पिरेटरी का पार्ट कहाँ तक है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंग्स है हमारे, यहाँ तक का जो पार्ट है ये कौन सा है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मसल्स. रेस्पिरेटरी मसल्स में 2 टाइप्स की मसल्स है, रेडियस मसल एंड इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू लर्न दिस डायग्राम. ओके, दिस इज द नेजल कैविटी. ठीक है, एंड दिस इज द फेरिंग्स, दिस इज द एपिग्लोटिस. आपको पता है एपिग्लोटिस क्या होता है? मतलब दिस इज अवर ट्रैकिया एंड ट्रैकिया के ऊपर जो लिड लाइक स्ट्रक्चर थी उसको हमने क्या बोला था? एपिग्लोटिस. ठीक है, तो दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द लैरिंग्स. Esophagus is not the point of our interest, so I am not writing here. Only the trachea is writing. ठीक है, मैंने यहाँ सिर्फ ट्रैकिया ही लिखा है क्योंकि हमें ट्रैकिया को ही बताना है मेनली. जो ट्रैकिया से इस तरह से 2 डिवाइडेशन निकलती है. ये जो 2 डिवाइडेशन निकल रही है ये भी आगे फर्दर डिवाइड होती है. तो ये जो डिवाइडेशन है इनको क्या बोला है? ब्रोंकाई. ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होती है. ये देखो, ये वाली ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही है. तो एक ब्रोंकाई से 2 डिग्री ब्रोंकाई आ गई, यानी कि जो 2 में डिवाइड होगी वो 2 डिग्री, आगे फर्दर 3 डिग्री में जो डिवाइड होगी यानी 3 ब्रांचेस जिसकी निकलेगी वो 3 डिग्री होगा. ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस बन जाएगी. उन ब्रांचेस को कंबाइनली क्या बोला है? ब्रोंकियोल्स. ठीक है, लास्ट में सबसे जो लास्ट वाली ब्रांच होगी उसका क्या नाम है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ठीक है, और ये देखो, ये वाली ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये डक्ट, ये डक्ट है, इससे ये ना बलून लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट रहती है. इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्व्यूलाई. ठीक है, इस एल्व्यूलाई से ये जो लाइन सी अटैच है इसको बोलते हैं एल्व्यूलर डक्ट. ठीक है, दिस इज द एल्व्यूलाई एंड दिस इज द एल्व्यूलर डक्ट एंड दिस इज द ब्रोंकाई. डिवाइडेशन इज नोन एज ब्रोंकाई. एंड दिस इज द ट्रैकिया, दिस इज द लैरिंग्स, दिस इज द ओरल कैविटी, दिस इज द नेसल कैविटी. मतलब नेसल कैविटी जहाँ हमारी नोज प्रेजेंट रहती है, ओरल कैविटी जहाँ हमारा माउथ प्रेजेंट रहता है, फेरिंग्स आपको पता है, एपिग्लोटिस भी आपको पता है, लैरिंग्स भी आपको पता है एंड ट्रैकिया भी आपको पता है. एंड दिस इज अवर लंग्स. Okay, so this is our diagram. Now we start with our first portion, that is nose. The human respiratory system start with the pair of visible nostrils. अब ये pair of visible nostrils का मतलब क्या है? ये देखो, 2 तो हमें ये बाहर से दिख रहे हैं nostrils. ठीक है, ये तो दोनों visible हैं, लेकिन सेम इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं. तो यानी कि उनको इंटरनल nostrils बोलते हैं, वो हमें विजिबल नहीं होते. ठीक है, लेकिन ये वाले जो nostrils हैं ये हमें विजिबल है, इसलिए यहाँ बोला है with the pair of visible nostrils. And it runs into nasal cavity. It opens into nasal cavity and nasopharynx. ये कहाँ ओपन होती है? नेजल कैविटी में जाके ओपन होती है एंड इस नोज में पीछे की तरफ एक
नेजोफेरिंग्स होता है, वहाँ जाके भी ये ओपन होती है, ठीक है। अब नोज से ब्रीथ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। कई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, माउथ से भी ब्रीदिंग करते हैं और कुछ नोज से ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन जो नोज से ब्रीदिंग करने का जो फ़ायदा है वो बहुत अच्छा है, मतलब नोज से ब्रीदिंग करना अच्छा होता है एज़ कंपेरिजन टू माउथ। अब वो क्यों होता है, बिकॉज द हेयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल्स रिमूव डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़। हमारी नोस्ट्रिल्स में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब वो हेयर्स क्या करेंगे, कोई भी अगर हम एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं तो उस एयर में कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी, कोई ना कोई डस्ट प्रेजेंट होगा। अब उसको हम ब्रीद इन करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज़ और डस्ट है वो उस हेयर के साथ स्टिक हो जाएगी। जो नोस्ट्रिल्स थे, नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे, हेयर प्रेजेंट थे, तो वो डस्ट उन हेयर्स में फंस जाएंगी, उसके साथ स्टिक हो जाएंगी और वो अंदर नहीं जा पाएंगी। हमें पता है ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो वो इनहेल करने के बाद कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। हमने रेस्पिरेशन में देखा था ना, तो लंग्स में जा रही थी। अब लंग्स में अगर इम्प्योर एयर चली गई तो क्या होगा, हमारा लंग्स खराब हो जाएगा, है ना, हमें डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए माउथ से जो एयर हमारी लंग्स में जाती है वो प्योर नहीं होती, लेकिन नोज से जो एयर जाती है वो प्योर होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें डस्ट और इम्प्योरिटीज़ उनके नोस्ट्रिल्स के हेयर में स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इज म्यूकस प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर हेल्प टू स्टिक डस्ट, इम्प्योरिटी एंड बैक्टीरिया। अब हेयर तो प्रेजेंट होते हैं, हेयर के साथ साथ वहाँ एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसका नेम है म्यूकस, ठीक है, जो कैसा होता है, बहुत स्टिकी होता है। अब इस स्टिकी सब्सटेंस की वजह से कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा पाएगा। सपोज टू बी हेयर उसको स्टिक नहीं कर पाया तो वो म्यूकस है वो उनको स्टिक कर लेता है और उन डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। Third advantage is while passing through nasal chamber, the temperature of air becomes similar to body temperature. अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो जो आप एयर ब्रीद इन कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, लेकिन जब आप नोज़ से ब्रीद इन करते हो उस एयर को तो जैसे ही वो एयर आपकी नोज़ में आती है तो नोज़ में आने के बाद उस एयर का टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाता है। यानी कि ना तो आप ज़्यादा कोल्ड एयर ले रहे हो ना आप ज़्यादा हॉट एयर ले रहे हो, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उस टाइम वही एयर आपकी लंग्स में जा रही है। लेकिन माउथ में ऐसा नहीं होता। माउथ में तो अगर कोल्ड एयर ले रहे हो तो कोल्ड एयर जाएगी, हॉट एयर ले रहे हो तो हॉट एयर जाएगी, ठीक है। सो by nose filtered and thermally regulated air goes inside the lungs. फिल्टर्ड का मतलब पता चल गया, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रहेगी। थर्मली रेगुलेटेड यानी कि उस एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच कर जाएगा एंड एयर गोज इनसाइड लंग्स, और जो फिल्टर्ड एयर है वो हमारे लंग्स में चली जाएगी। नेक्स्ट है माउथ। इट एक्ट एज अ सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। अगर ये तो हमारा फर्स्ट था, ये हमारा कौन सा ऑर्गन है, सेकेंडरी ऑर्गन है, किसका, इनहेलेशन का, ठीक है। एट द टाइम ऑफ नीड माउथ कैन बी यूज फॉर ब्रीथिंग। जब हमें ज़रूरत हो तब हम माउथ पे यूज़ कर सकते हैं ब्रीदिंग के लिए, लेकिन हर टाइम हमें माउथ से ब्रीदिंग नहीं करनी है, ठीक है। हमें नोज से ब्रीदिंग करनी है क्योंकि उससे हमारे लंग्स में जो एयर जाती है वो फ्रेश एयर जाती है, इम्प्योर फॉर्म में नहीं जाती, प्योर होके जाती है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेरिंग्स। हमने नेजल कैविटी पढ़ लिया। अब जो एयर है वो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ द कॉमन पाथ ऑफ एयर एंड फूड। ये क्या है, कॉमन पाथ है। एंड देयर आर 3 पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। व्हाट आर दे, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। When the air comes to nose, then it goes to nasopharynx. When air comes from mouth, then it goes to oropharynx, ठीक है। After that, they will goes to laryngopharynx. अगर एयर है वो नोज से आ रही है, ठीक है, तो वो नेजोफेरिंक्स में जाएगी। लेकिन अगर एयर माउथ में आ रही है तो वो नेजोफेरिंक्स में नहीं जाके डायरेक्टली किस में जाएगी, ओरोफेरिंक्स में जाएगी, ठीक है। एंड बाद में ये दोनों किस में जाएंगे, चाहे नोज से आ रही है चाहे माउथ से आ रही है, दोनों किस में जाएंगे, लैरिंगोफेरिंक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है लैरिंग्स। अब लैरिंगोफेरिंक्स से एयर कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, और यहाँ हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लैरिंग्स, दिस इज द स्मॉल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट लैरिंगोफेरिंक्स टू ट्रेकिया।
दिस इज द लेरिंगोफेरिंग्स, यहाँ पे लेरिंगोफेरिंग्स होगा, उसको ट्रैकिया से कंबाइन करती है, ठीक है, लेरिंगोफेरिंग्स को ट्रैकिया से कंबाइन करते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है बीच की, ठीक है, ये किससे कंबाइन करती है, ट्रैकिया से कंबाइन करती है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज से बनी होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज वोकल बॉक्स, ठीक है, जो लैरिंग्स उगता है ना उसमें वोकल बॉक्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे ये जो इधर वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट विद द मूवमेंट ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस वेरियस साउंड, ये बिल्कुल उसके जैसे, आपने गिटार देखा होगा, गिटार में स्ट्रिंग्स लगे रहते हैं, तो उस स्ट्रिंग्स पे जब मूवमेंट होते हैं, जब हम अपने हैंड्स की मूवमेंट कराते हैं तो वो क्या होता है, उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, उनमें कॉर्ड लगे होते हैं और उन वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे ही हम हमारा हाथ उस पर मूव करवाते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर भी एक वोकल कॉर्ड होती है, जब एयर वहाँ पर जाती है, जैसे ही उन वोकल कॉर्ड पे एयर जाएगी तो उन एयर पर वोकल कॉर्ड पर एयर पड़ने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, और एक ही नहीं, बहुत डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। कि जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ किस वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि एयर अंदर जा रही है, अंदर जाने के बाद वो किस पे जा रही है, वोकल कॉर्ड्स पे जा रही है, और वोकल कॉर्ड्स पे जाने की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो दिस इज also important, that is larynx, which helpful in producing the sound. Okay, next is lower respiratory system, वहाँ upper respiratory system खत्म हो गया, अब lower respiratory system कहाँ से start हो रहा है, ट्रैकिया से, ठीक है। So what is the trachea? It is the long tube which transferred air from larynx to bronchi. एयर ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, ब्रोनकाई में जाएगी, ठीक है। देयर इज अ सी शेप रिंग्स ऑफ हाइलिन, अब ये जो ट्रैकिया है ना, सपोज दिस इज ट्रैकिया, इस ट्रैकिया में रिंग्स प्रेजेंट रहती है, इस तरह से रिंग्स प्रेजेंट रहती है। अब ये रिंग से किसकी बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइलिन कार्टिलेज की, किसकी, हाइलिन कार्टिलेज की। इट प्रिवेंट ट्रैकिया वॉल्स टू स्टिक विथ ईच अदर। स्ट्रो देखिए, जब आप स्ट्रो से वाटर ड्रिंक करते हो या कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो स्ट्रो से, तो बेसिकली जब आप उसको सक करते हो तो सक करने के बाद जो स्ट्रो की पाइप्स हैं वो बिल्कुल पास में आ जाती है, चिपक जाती है एक दूसरे से, स्टिक हो जाती है, ठीक है। और उस स्टिक, इसी तरह से ये जो ट्रैकिया है ना, ये भी क्या होती है, स्ट्रिक हो जाती है। जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं ना, उस वजह से ये ट्रैकिया क्या होती है, स्टिक हो जाती है। जब हम एयर को ब्रीद आउट करेंगे तो ये जो ट्रैकिया है दोनों पास में आएंगी, पास में आने की वजह से वो स्टिक हो जाएंगी। तो वो स्टिक ना हो इस वजह से रिंग्स लगाई जाती है। ये ट्रैकिया है, ठीक है, इसमें रिंग्स लगा दी। अब ये रिंग्स लगा दी, इसका मतलब कि अब वो पास में तो आएंगी, लेकिन अब वो स्टिक नहीं होंगी। अब स्टिक नहीं होंगी तो हमारा जो फंक्शन है, हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। इट प्रिवेंट ट्रैकिया वॉल्स, जो ट्रैकिया की वॉल्स है उनको स्टिक होने से प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट ट्रैकिया वॉल टू स्टिक विद ईच अदर एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड कीप द ट्रैकिया ओपन ऑल टाइम। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ट्रैकिया ऑल टाइम ओपन रहती है, वो किसकी वजह से, रिंग्स की वजह से, ठीक है। और रिंग किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। इट हैज़ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड इट सिंथेसाइज। अब ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। अब देखिए, हमने इसको स्ट्रैटिफाइड क्यों बोला, स्ट्रैटिफाइड यानी कि सबसे पहले कॉलमनर देखिए, कॉलमनर क्या होता है, ये देखो इस तरह से कॉलमनर बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। अगर ये क्यूब स्ट्रक्चर होता है इसका तो क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, लेकिन अभी ये कॉलम्स में बने हुए हैं तो इसको क्या बोला है, कॉलमनर बोला है। सिलेटेड क्यों बोला है, इन कॉलम्स के ऊपर ये हेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इन हेयर्स को बोलते हैं सिलेटेड, सीलिया, ठीक है। और दिस इज द कॉलमनर,
ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, मतलब ये एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर, फिर इस लेयर के ऊपर एक और लेयर, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। अब यहाँ देखो, ये एक लेयर है, एक कॉलम है, इस एक कॉलम के ऊपर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर दूसरी लेयर है, मतलब ऐसा लग रहा है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे होगी? स्ट्रेटिफाइड। और स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि स्ट्रेटिफाइड दिख रही है लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, अब ये देखो, ये कॉलमनर है, कॉलम्स है, इन कॉलम्स में कुछ ना कुछ तो फिल हो गई। अब उसके अंदर क्या फिल होता है? म्यूकस फिल होता है। तो ये क्या सिंथेसाइज करेगा? इट सिंथेसाइज म्यूकस विच प्योरीफाइज इनहेल्ड एयर, जो क्या करता है? एयर को प्योरीफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई कहाँ प्रेजेंट होती है? आफ्टर रीचिंग इन द थोरेसिक कैविटी द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब ये जो इधर हमारा डायफ्राम था इधर की तरफ, इस डायफ्राम से नीचे अब्डोमिनल कैविटी और इस डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में कौन प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है ये कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई? 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, ठीक है। इधर वाले को क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट ब्रोंकियोस, और इधर वाले को राइट ब्रोंकियोस, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ब्रोंकाई है अगर ये सिंगुलर है, मतलब सिर्फ एक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोस, ठीक है। अगर बहुत सारी है तो उनको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई, ठीक है। तो ईच टर्मिनल bronchioles open into thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। अब ये जो bronchioles है ये कहाँ ओपन हो रहे हैं? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन हो रहे हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है? alveoli, ठीक है। अब नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स मेड अप ऑफ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड alveoli। लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट है? alveoli, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में प्रेजेंट है। एंड ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल फाइबर मेम्ब्रेन एंड सम स्पेसिफिक सेल, ठीक है। ये सब किस में प्रेजेंट है? लंग्स में प्रेजेंट है। देयर आर 2 लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग, इधर वाले को राइट और इधर दूसरे वाले को लेफ्ट लंग्स, ठीक है। Each lung is made up of spongy tissues. The left lung is divided into 2 lobes and right lobe is divided into 3 lobes, ठीक है। जो लंग्स है वो स्पंजी टिश्यू का बना होता है, इसीलिए हमें इसके अंदर कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं होती। जब इसके अंदर कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं है तो जब हम इनहेल एंड एक्सेल करते हैं तो हमें खुद को कराना पड़ता है। एक्सेल करते हैं तो हमें खुद को करना पड़ता है, ना कि ये करता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई मसल्स नहीं है तो हमें खुद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एंड जो लेफ्ट वाला लंग है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट रहती है और राइट वाले लंग्स में कितनी लोब्स प्रेजेंट रहती है? 3 लोब प्रेजेंट रहती है। द लंग्स कंटेन मैनी स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स नोन एज एल्वुलाई, ठीक है। लंग्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं? एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई इज लाइंड विद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये जो एल्वुलाई है ना, ये किससे कनेक्ट रहती है? एक सिंपल ये देखो, ये एल्वुलाई है, इस एल्वुलाई के चारों ओर क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये स्क्वेमस क्या होता है? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ना कॉलमनर, तो वो कॉलम की फॉर्म में थे लेकिन यहाँ, और स्ट्रेटिफाइड थे, लेकिन यहाँ ये फ्लैट है, तो फ्लैट को क्या बोलते हैं? स्क्वेमस, ठीक है। एंड एपिथेलियम एंड सिंपल है, ठीक है। ईच एल्वुलाई इज कवर्ड बाय कैपिलरीज। अब ये एल्वुलाई है, इसको थोड़ा ब्रॉड करके दिखाई, ये वाला जो पार्ट है ना इसको यहाँ ब्रॉड किया हुआ है, ये एल्वुलाई है। इस एल्वुलाई के पास में कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एल्वुलाई एंड कैपिलरीज, और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है? इस एल्वुलाई के बीच में और कैपिलरी के बीच में। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो ऑक्सीजन इस एल्वुलाई में कैसे जाती है? सबसे पहले ऑक्सीजन है, हम इनहेल करेंगे तो इनहेल करने के बाद ये कैपिलरीज में आएंगी, कैपिलरीज में जाने के बाद ये बलून में कैसे जाएंगी? मतलब एल्वुलाई में कैसे जाएंगी? यहाँ आने के बाद ये इस बलून में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और एल्वुलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट रहता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑक्सीजन जो थी वो तो अंदर चली गई लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई कैपिलरी में, ठीक है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है
बाहर निकल जाएगी, मतलब जिसे हम एक्सेल वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब इधर की साइड ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो गई और इधर की साइड ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई। सो दिस इज नोन एज एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है। सो दिस इज योर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। We had learned the upper respiratory system and lower respiratory system. जो अब एक पॉइंट बचा है वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी मसल्स। दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इन दिस वीडियो वी हैड लर्न दैट अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम and lower respiratory system. In the upper respiratory system we had learned the nasal cavity, pharynx and larynx, ठीक है। And in the lower respiratory system we learned about the trachea and the lungs, and we know that in the lungs bronchi and bronchioles and alveoli is present, and हमने ये भी देखा कि alveoli में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिसके वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या काम करता है, ठीक है। तो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।